नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। मैं प्रशांत रोमा लेकर हाजिर माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के MCQ पार्ट 9। इससे पहले हम लोग माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के MCQ पार्ट 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट के नाम से। वहाँ पर आप क्लिक करके माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की सारी वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें मेडिकल रहेंगे तथा जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के MCQ टाइप करवाए जा रहे हैं, जिनके प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ सारे वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं और हर एक वीडियो हम लोग 15-15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के मॉक टेस्ट 1 तो मॉक टेस्ट 2 के नाम से एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक किया करें, हर एक वीडियो कुछ ना कुछ नया हर एक वीडियो में दिया जाता है। आदमी कहने को भूल जाता है कि बता दे आपको, लेकिन हाँ डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक किया करें कि उसमें कंटेंट क्या दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है। तो आप एक बार ध्यान दे लिया करें डिस्क्रिप्शन में क्या दिया। जैसे आपको इस PDF या इस वीडियो को जो PDF है इसको अवेलेबल कराने का एक प्रावधान है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे वीडियो तथा PDF तथा वीडियो दोनों अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें हर एक वीडियो का, ठीक। तो आज का हमारा माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग का MCQ पार्ट 9 है, जिसको हम शॉर्ट में MRE कहते हैं। सब्जेक्ट का नाम है MRE, इसका पार्ट 9 है जो अब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमारा दिया है ए सर्कुलेटर इज डिवाइस दैट, यानी कि एक परिसंचरी एक उपकरण है। क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है रोटेट सिग्नल पोलैरिटी इन ए वेवगाइड। दूसरा ऑप्शन दिया है अलाउ ए सिग्नल टू पास इन वन डायरेक्शन ओनली। तीसरा दिया है सेपरेट्स सिग्नल एमोंग वेरियस पोर्ट। चौथा ऑप्शन दिया है प्रिवेंट्स माइक्रोवेव फॉर बीइंग ट्रैप्ड इन ए वेवगाइड। तो जो क्वेश्चन में फर्स्ट दिया गया है इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, यानी कि जो पूछ रहा है कि ये सेलुलर डिवाइस क्या होता है या सर्कुलेटर डिवाइस जो होता है वो क्या होता है, तो आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सेपरेट सिग्नल एमंग द वेरियस पोर्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, सेपरेट सिग्नल एमंग वेरियस पोर्ट। जो हमारा सर्कुलेटर होता है यानी परिसंचारी जो होता है उसका काम क्या होता है? सेपरेट सिग्नल एमंग वेरियस पोर्ट, यानी कि वेरियस पोर्ट में जो सिग्नल होता है उसको सेपरेट करने का काम होता है किसका? सर्कुलेटर का, यानी परिसंचारी का। विभिन्न वेरियस में इसको विभिन्न पोर्ट में सर्कुलेट करता है, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा, सेपरेट सिग्नल एमंग वेरियस पोर्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन ए वेव गाइड, यानी कि एक वेव गाइड की विशेषता प्रतिबाधा क्या होती है, यानी वेव गाइड की प्रतिबाधा क्या होती है, ठीक। पहला ऑप्शन दिया गया ए फिक्स्ड, प्रतिबाधा फिक्स होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरा ऑप्शन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी कैरियर, नहीं फ्रीक्वेंसी कैरियर पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। तीसरा ऑप्शन सी का ऑप्शन क्या दिया गया? डिपेंड्स ऑन द लॉन्गर डायमेंशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो चौथा ऑप्शन क्या था? बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी कैरियर पे भी डिपेंड करता है क्या? इम्पीडेंस। तीसरा क्या दिया गया है? डायमेंशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, उस पर भी डिपेंड करता है क्या? इम्पीडेंस। तो इस प्रकार जो राइट आंसर हमारा होगा, आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा, बोथ बी एंड सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेव गाइड के इम्पीडेंस क्या होती है कि वेव गाइड के इम्पीडेंस की विशेषता क्या होती है? उसकी विशेषता ये होती है कि फ्रीक्वेंसी कैरियर पे वो डिपेंड करता है, और दूसरी क्या है कि डायमेंशन और क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा डायमेंशन होगा तो उसकी इम्पीडेंस बढ़ती जाएगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है द डोमिनेंट मोड ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज, यानी कि आयताकार वेवगाइड का प्रमुख विधा क्या है? पहला ऑप्शन दिया है TE01, TM01, तीसरा ऑप्शन दिया गया है TE10 और चौथा ऑप्शन दिया TM10। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, TE10 इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रायंगुलर वेवगाइड इज TE10 ही होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द डोमिनेंट मोड ऑफ ए वेवगाइड डिपेंड्स ऑन, यानी कि वेवगाइड की प्रमुख विधा किस पर निर्भर करती है? तो इसके ऑप्शन पहले हम देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है द शेप ऑफ द वेवगाइड, यानी कि वेवगाइड के शेप पर निर्भर करता है।
दूसरा ऑप्शन दिया द पावर लेवल ऑफ द सिग्नल, यानी सिग्नल के पावर लेवल पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन दिया द पॉइंट ऑफ सिग्नल इंजेक्शन, यानी कि सिग्नल के इंजेक्ट करने के पॉइंट पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। द शेप ऑफ द वेवगाइड, आपको पता भी होगा वेवगाइड के शेप काफ़ी ज़्यादा शेप में पाए जाते हैं जैसे कि अगर देखा जाए तो किस किस शेप में होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं, इलिप्टिकल शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, सिंगल डिजिट शेप होता है, डबल डिजिट शेप होता है, काफ़ी ज़्यादा शेप में होते हैं। लेकिन वेवगाइड जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, सर्कुलर वेवगाइड या रेक्टेंगुलर वेवगाइड ही यूज़ किया जाता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है डोमिनेंट मोड ऑफ वेवगाइड डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो हमारा डोमिनेंट मोड होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेवगाइड के शेप पे वो निर्भर करता है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, ए टिपिकल रेडियोमीटर वुड मेजर द ब्राइटनेस टेम्परेचर ओवर द रेंज ऑफ अबाउट, यानी कि एक विशिष्ट रेडियोमीटर लगभग की सीमा को चमक तापमान को मापेगा, कितनी सीमा को। कि ऑप्शन जो दिया गया, पहला ऑप्शन दिया है 50 से 300 केल्विन, दूसरा ऑप्शन दिया 100 से 200 केल्विन, तीसरा ऑप्शन दिया गया 400 से 500 केल्विन और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द मेंशन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 50 से 300 केल्विन होगा। ठीक, रेडियोमीटर जो होता है कहाँ तक नापता है, कहाँ तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है, 50 से 300 केल्विन तक मेजर कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 50 से 300 केल्विन इज राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, देख लेते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस ऑपरेटेड एट द ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं, यानी कि काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका दिया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, दूसरा ऑप्शन दिया 4.5 गीगाहर्ट्ज़, तीसरा ऑप्शन दिया 5.7 गीगाहर्ट्ज़, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द मेंशन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है वो किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। ठीक, तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, क्या दिया गया है, देयर इज नो स्टैंडर्ड टू बी फॉर्मेड बाय कॉमर्शियल WLAN प्रोडक्ट, यानी कि वाणिज्य या फिर कॉमर्शियल WLAN प्रोडक्ट द्वारा गठित करने के लिए कोई मानक नहीं है। तो पहले बात हम ये देखते हैं WLAN का मतलब क्या होता है। WLAN का मतलब होता है, W का मतलब होता है हमारा वायरलेस, ठीक, और LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक, तो WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक, अब पूछ रहा है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारा होता है वो कॉमर्शियल, यानी कि वाणिज्य को गठित करने में मानक नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, या जो दिया गया स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो कॉमर्शियल फॉर्मेट भी स्टैंड करता है, यानी कॉमर्शियल फॉर्मेट भी उसका यूज किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, दिया गया स्टेटमेंट इज फॉल्स हो जाएगा। WLAN का फुल फॉर्म जरूर याद किया रहना, क्या होता है इसका, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक, WLAN का फुल फॉर्म होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स होगा, यानी कि गलत होगा, झूठा होगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, द नॉइस पावर विल डिटरमाइन द मैक्सिमम डिटेक्टेबल सिग्नल लेवल फॉर ए रिसीवर, यानी कि शोर शक्ति या फिर नॉइस पावर एक रिसीवर के लिए अधिकतम पता लगाने योग्य संकेत, यानी कि जो डिटेक्टेबल सिग्नल होता है उस पर डिटेक्टेबल सिग्नल जो होता है उस स्तर पर निर्धारित करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, फॉल्स। दिया गया स्टेटमेंट गलत है, यानी कि नॉइस पावर होता है और रिसीवर के लेवल को मेजर नहीं करता, यानी कि रिसीवर के लेवल को डिटरमाइन नहीं करता। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी राइट आंसर होगा, दिया गया स्टेटमेंट गलत है। ठीक, 8 का क्या होगा, बी हो जाएगा, स्टेटमेंट दिया गया स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, रडार समीकरण के अनुसार आर मैक्स समानुपाती होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रडार इक्वेशन आर मैक्स प्रोपोर्शनल टू PT। ठीक, क्या होता है, ऑप्शन दिया गया है फोर्थ पावर के होता है, ऑप्शन बी दिया गया है थर्ड पावर के होता है, ऑप्शन सी दिया गया फोर्थ रूट के होता है, ऑप्शन डी दिया गया थर्ड रूट के होता है। तो सबसे पहले हम लोग आर मैक्स तथा PT के बीच का जो रिलेशन उसका इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, आर मैक्स प्रोपोर्शनल टू PT की पावर 1/4
4 होता है, यानी कि पी टी की पावर 1/4 होता है। तो पी टी की पावर 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पी टी की पावर 1/4 अगर हमारा दिया गया है पी टी की पावर 1/4, तो इसको हम √4 पी टी लिख सकते हैं ना। तो आप इससे पता कर सकते हैं जो हमारा एक सही आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, √4 इज राइट आंसर होगा। अब बात आती है पीटी क्या होता है। पीटी जो हमारा होता है वो होता है पीक ट्रांसमिटेड पल्स पावर होता है, जिसे हम पीटी कहते हैं, ठीक। और आर मैक्स क्या होता है, आर मैक्स होता है अधिकतम रेंज यानी मैक्सिमम रेंज होता है किसका, रडार या फिर किसी एंटीना का, ठीक। रडार या किसी एंटीना का जो हमारा अधिकतम रेंज होता है वो किसका होता है, पीटी यानी कि पीक ट्रांसमिटेड पल्स पावर जो होता है उसके 1/4 रूट के होता है, ठीक। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमें रडार की रेंज दोगुना करना पड़े, रडार की रेंज अगर दोगुना करना पड़े तो हमें पीटी की पावर को 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारा पीक ट्रांसमिटेड पल्स पावर होता है उसको 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फार्मूला ही दिया गया है। पीक ट्रांसमिटेड पल्स पावर जो होता है पीटी, उसका जो आर मैक्स होता है 1/4 रूट होता है, ठीक, यानी कि 1/4 समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा, 4th रूट हो जाएगा, ठीक। आप समझ सकते हैं कि रडार की रेंज को अगर हमें दुगुना करना पड़े तो उसकी जो पीक पावर होती है या फिर जो हमारा पीक ट्रांसमिटेड पावर पल्स पावर होती है यानी पीटी जो होता है उसको 16 गुना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा दिया गया है आंसर नंबर सी दिया गया है, राइट आंसर 4th पावर रूट हो जाएगा। क्या फार्मूला होता है एक बार फिर से देख लेते हैं, आर मैक्स प्रोपोर्शनल टू पीटी की पावर 1/4 होता है फार्मूला इसका, ठीक। तो आप एक याद के रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, जीपीएस ऑपरेटेड एट ए सिग्नल फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी कि जीपीएस सिग्नल फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करता है, किस पे, सिग्नल फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करता है। क्या दिया है, सही दिया गया है, गलत दिया गया। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कुछ जीपीएस जो होता है वो मिडिल फ्रीक्वेंसी बैंड पे ऑपरेट करता है। तो जो दिया गया स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। 10 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा, यानी कि दिया गया स्टेटमेंट जो जीपीएस ऑपरेटर होता है वो किस पे ऑपरेट करता है, मिडिल फ्रीक्वेंसी बैंड पे ऑपरेट करता है, ठीक। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इसमें जो दिया गया स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया। सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे रडार यूज़ किया जाता है, जो रडार होता है वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी बैंड पे कार्य करता है, ना कि जीपीएस काम करता है। जीपीएस किस पे करता है, मिडिल फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिया गया स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, एंटीना इज कॉल्ड, एंटीना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया ट्रांसमीटर, बिल्कुल कहा जाता है एंटीना को। दूसरा ऑप्शन दिया रिसीवर, तीसरा ऑप्शन दिया एरियल, चौथा ऑप्शन दिया मॉड्यूलेटर। लेकिन अब इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। देखो एक एंटीना ट्रांसमीटर भी हो सकता है, एक एंटीना रिसीवर भी हो सकता है, एक एंटीना मॉड्यूलेटर भी हो सकता है, लेकिन एक एंटीना हमेशा के लिए एरियल होगा, वो एरियल के अलावा कुछ नहीं होगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हमारा आंसर नंबर सी होगा, एरियल, यानी कि एंटीना को हम एरियल भी कहते हैं, ठीक। देखो एंटीना ट्रांसमीटर तो हो सकता है, होता भी है, रिसीवर भी होता है, मॉड्यूलेटर भी होता है, लेकिन ये कंडीशन बाय कंडीशन है। एंटीना ट्रांसमीटर कहो हो या ना हो, रिसीवर हो कहो या ना हो, तो कंडीशन बाय कंडीशन है, लेकिन एरियल हमेशा रहेगा, एंटीना हमेशा एरियल का काम करेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एरियल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज इज कंसीडर टू स्टार्ट एट, यानी कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज की शुरुआत माना जाता है, कहाँ माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है किस फ्रीक्वेंसी से माना जाता है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है 100 मेगाहर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन दिया 1 गीगाहर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन दिया है 10 गीगाहर्ट्ज, चौथा ऑप्शन दिया गया है 100 गीगाहर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा उसका जो राइट आंसर हमारा आ जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, 1 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। यानी कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो होता है या फिर माइक्रोवेव जो स्टार्ट करता है किस फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट करता है अपना वर्क करना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, 1 गीगाहर्ट्ज में माइक्रोवेव काम करना शुरू करता है, ठीक। अगर ये पूछ लिया जाए कि माइक्रोवेव की लिस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती तो वो क्या हो जाएगी, 1 गीगाहर्ट्ज हो जाएगी लिस्ट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, 1 गीगाहर्ट्ज इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया पावर कैन बी कपल्ड इनटू और आउट ऑफ द वेवगाइड, यानी कि पावर को वेवगाइड में या बाहर जोड़ा जा सकता है, कैसे। तो पहला ऑप्शन दिया गया विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोब, दूसरा ऑप्शन दिया विद द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोब, तीसरा ऑप्शन दिया थ्रू ए होल इन द वेवगाइड, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव। तो पावर कनेक्शन होता है जो किसमें वेवगाइड में, वो किससे किया जाता है, ये जो तीनों दिए गए हैं तीनों के से किया जा सकता है, यानी कि जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन ए दिया गया वो भी राइट है,
ऑप्शन बी जो दिया गया उस भी राइट है, ऑप्शन सी जो दिया गया वो भी राइट है। तो कुल मिलाकर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पावर को वेवगाइड से कनेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक प्रोब द्वारा भी जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोब द्वारा भी जोड़ सकते हैं और होल के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। ठीक, कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है ए रेजोनेंट कैविटी इस टाइप ऑफ, यानी कि रेजोनेंट कैविटी एक किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन दिया गया है ट्यून सर्किट प्रकार की, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन दिया डिफेक्टेड इन ए वेवगाइड, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा ऑप्शन एंटीना, बिल्कुल भी नहीं। चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव, बिल्कुल भी नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। जो रेजोनेंट कैविटी होती है वो ट्यून्ड सर्किट की तरह होती है, यानी ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए होगा, ट्यून्ड सर्किट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है इग स्टैंड फॉर, यानी YIG स्टैंड फॉर, यानी YIG का मतलब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन पहला दिया एट्रियम आयरन गैलेनियम, दूसरा ऑप्शन दिया एट्रियम आयरन जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन दिया एट्रियम आयरन जर्नेट और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो उसका जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, एट्रियम आयरन जर्नेट। यानी कि एट्रियम आयरन जर्नेट जो होगा वो YIG का फुल फॉर्म होता है, यानी YIG का मतलब जो होता है वो एट्रियम आयरन जनरेट होता है। ठीक, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है इसका राइट आंसर जो होगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, एट्रियम आयरन जनरेट इज राइट आंसर होगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको क्लियर होगा। ये याद किए रहना फुल फॉर्म क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म पूछे जाएंगे एग्जाम में, देखना आप। तो प्लीज़ फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिए और फिर फिलिंग द ब्लैंक जो होते हैं उस पर ध्यान दिया कीजिए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 60 क्वेश्चन तथा इजी क्वेश्चन में यही पूछने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है उसका राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी होगा, एट्रियम आयरन जनरेट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो था उसका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। साथ ही में जो हम आज के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 15 के 15 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तब भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देके सेटिस्फाई कर दें। अदरवाइज अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन को इंक्लूड करके समझा देंगे। ठीक, तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, ये ज़रूर हमें अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स के रूप में हमें प्रोवाइड कराएं। और साथ ही में अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कंटेंट की आवश्यकता है, यानी कि PDF की आवश्यकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको PDF तथा वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।